The topic we are covering today is measures of central tendency. Measures of central tendency or measures of location, which we usually call as averages, are the very important topics of statistics. हमें असल में स्टैटिस्टिक्स में जब डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है बहुत बड़ा डाटा तो हम उसको क्या करते हैं समराइज़ करने के मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं. वन ऑफ दम इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेजेस एंड टाइप्स ऑफ एवरेजेस, outliers and the shape of the distribution. After the topic, students will be able to distinguish between different averages and calculate them, identify outliers and distinguish between symmetrical and skewed distributions. Measures of central tendency summarizes a data set with one representative value. जैसे हमारे पास given data होता है, ये marks हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स के. अगर आप हमें इसका एवरेज नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? ये तो मुख्तलिफ बच्चों के नंबर हैं, हमें एवरेज नंबर क्या आए बच्चों के ये कैसे पता चलेगा? जब हमें इसकी एक सिंगल वैल्यू पता चलेगी जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस डाटा के नंबर इतने आए हैं. A measure of central tendency is a numerical value that represents the central or typical value of the data sets. एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो डाटा का सेंटर या डाटा का मिड पॉइंट हमें लोकेट कर दे, वो हमारे पास क्या हो जाती है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. वो वैल्यू बेसिकली डाटा के सेंटर के इर्द गिर्द क्लस्टर होने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ लोकेशन. मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जैसे हम एवरेज रेनफॉल या एवरेज इनकम देखना चाह रहे हैं या आज एवरेज टेम्परेचर क्या था, मार्क्स क्या हैं, तो उस हिसाब से हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादा यूज़फुल होता है. एक्चुअली एवरेजेस का ज़्यादातर काम हमें समराइज़ करना है लार्ज डाटा शीट्स को या लार्ज डाटा सेट्स को. जो बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं हमें उसमें एक सेंट्रल या पिन पॉइंट वैल्यू चाहिए होती है जो उसको लोकेट कर सके, या मुख्तलिफ डाटा उसके ग्रुप्स को कंपेयर करना हो तो हमारे पास उसके लिए भी एवरेजेस बहुत नीडफुल होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इस डाटा का एवरेज क्या है और डाटा बी का एवरेज क्या है. उसकी बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं और ओवरऑल पैटर्न ऑफ द डाटा अंडरस्टैंडिंग में मदद होती है. डाटा को सिंपली प्रेजेंट करने का जो तरीकाकार है उसमें एवरेजेस एक फ्रूटफुल वे है. एवरेजेस मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एवरेजेस की क्वालिटीज़ क्या हैं. ज़्यादा अच्छा एवरेज वही होगा जो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू कैलकुलेट होगा, यूजेस ऑल द ऑब्जर्वेशंस. इट शुड बी यूनिक एंड स्टेबल. यूनिक एंड स्टेबल इसलिए कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास सारी वैल्यूज़ चार 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 हैं तो उसमें तो यूनिकनेस कुछ है ही नहीं, तो उसका एवरेज आप ले भी नहीं सकते. एवरेज लेने के लिए हमें ज़्यादातर ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारे पास स्टेबल भी रहे और यूनिक भी हो और यूज़फुल फॉर कंपैरिजन. ठीक है, हमारे पास ऐसा रिजल्ट होना चाहिए कि वो हम दूसरे डाटा से कंपेयर भी कर सकें और फर्दर मैथमेटिकली उसको यूज़ भी किया जा सकता हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस, बेसिकली 5 तरह के एवरेजेस पढ़ाए जाते हैं. उसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन इज़ अ अपलिफ्टेड टाइप ऑफ अरिथमेटिक मीन. लेकिन आपके कोर्स में जब बेसिक लेवल का होता है तो हम उसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड को डिस्कस करेंगे. अभी अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट मीन है जिसको हम यूजुअली मीन भी कहते हैं. और मीन में क्या होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि सब वैल्यूज़ को जमा करके अगर हम उनके नंबर पे उसे डिवाइड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड एज द अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज़ डिफरेंट फॉर ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा के लिए हमें इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व करनी पड़ती है और अनग्रुप डाटा में सिंपल फार्मूला जो ये लिखा हुआ है समेशन एक्स ओवर एन. समेशन एक्स मीन ऑल द ऑब्जर्वेशंस कंबाइंड डिवाइडेड बाय एन मीन देयर नंबर्स. ठीक है, अरिथमेटिक मीन समेशन एक्स ओवर एन होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा सेट है 10, 15, 20, 25 एंड 30. अगर हम इन सब वैल्यूज़ को सम करें तो इनका सम बनता है 100. और अगर हम इसके n लें तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो n शुड बी 5. तो 100 डिवाइडेड बाय 5, इसका मीन हमारे पास क्या आ जाएगा? 20. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल we have 60, 70, 65, 85 and 90. These are other 5 values
उनका सम है 370, उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इट वुड बी 74। अब देखें हमारे पास दो डिफरेंट डेटा सेट्स थे, एक डेटा सेट में हमारे पास मीन आ गया 20 और एक डेटा सेट में हमारे पास मीन आ गया 74। अभी दोनों एग्जाम्पल्स हैं लेकिन इसमें वैल्यूज 5 हैं, वैल्यूज चेंज होने से उनके नंबर सेम होने से और वैल्यूज चेंज होने से उनका मीन डिफरेंट हो गया। अरिथमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट मीन यूज्ड इन स्टेटिस्टिक्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट मीन है हमारे पास वो हम डिस्कस करने से पहले आपकी बुक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी दिस। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव द प्राइस डाटा ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ और ये मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। डॉलर में हमारे पास $1.09, 1.29, 1.29 और 1.35 ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं और इसका हमें मीन, मीडियन एंड मॉड लेना है इन प्राइसेस का। अगर अब हम इन सब प्राइसेस को सम अप करें तो ये 8 डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं। इनको सम अप करें तो इनका सम हमारे पास जो आएगा उसको डिवाइड बाय 8 करने से हमारे पास जो इसका अरिथमेटिक मीन आ रहा है वो आ रहा है $1.41। लेकिन इसी को ही जब हम मीडियन और मॉड पढ़ेंगे तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट मीडियन और मॉड आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक मीन इज़ द ईजीएस्ट, लेकिन इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है कि ये तो तमाम डाटा को जो एवरेज का हमने यूज़ किया था कि हमारे पास एवरेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्राइटेरिया फॉर गुड ऑब्जर्वेशंस या गुड एवरेज था, वो क्या था कि इट यूजेस ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक मीन हमेशा डाटा की तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करता है, इजी टू कैलकुलेट है और गुड फॉर अलजेब्रा है। मज़ीद आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स में। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये डाटा में अगर एक भी आउटलायर आ जाए तो अरिथमेटिक मीन हाईली अफेक्ट होता है आउटलायर से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन से है कि मीडियन इज द मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अरिथमेटिक मीन के लिए आप सिंपल सब वैल्यूज़ को सम अप करते हैं, लेकिन मीडियन लेने के लिए पहले आपको सारे डाटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जब उसको अरेंज कर लेंगे तो आपने फिर ये देखना है कि आपके पास जो मीडियन में वैल्यूज़ हैं वो ऑड हैं या इवन है। अगर तो आपके पास 9 वैल्यूज़ हैं, दे आर ऑड, इफ दे आर 10 दे आर इवन। तो ऑड वैल्यूज़ में सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू इज़ योर मीडियन एंड इन इवन केस यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ सेंट्रल टू मिडल वैल्यूज़। ठीक है, तो मीडियन हमारे पास क्या है, बेसिकली median is the middle most value after arranging observation in ascending and descending order. For example, here we have an odd data 7, 3, 9, 5, 6 5 values हैं। सबसे पहले इन्हें अरेंज करें, 3, 5, 6, 7, 9 में इनका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हुआ तो इसकी सबसे सेंट्रल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज़ 6। सो जब अरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है वो 6 है। लेकिन अगर हमारे पास सेम यही डाटा इवन फॉर्म में हो तो 12, 15, 18, 20, 22 एंड 30 ये हमारे पास अरेंज डाटा है ऑलरेडी और इसकी जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यूज़ है वो हमारे पास 18 और 20 है। 18 और 20 का जब हम एवरेज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 19। तो इवन के केस में हमारे पास सेंट्रल टू वैल्यूज़ का एवरेज लेंगे और ऑड के केस में सेंट्रल मोस्ट वैल्यू लेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन, इसको आप प्रॉस एंड कॉन्स भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू अगर कोई भी होगी जब डाटा अरेंज होगा, फ़र्ज़ करें हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 80 होती तो 80 इज़ एन आउटलायर, लेकिन वो कहाँ होता, एंड पे होता और वो हमारे डाटा में कैलकुलेट ना होता। तो वो इसलिए कहते हैं कि नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, इट इज़ गुड फॉर द सिक्योर डाटा। और डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इट डज़ नॉट यूज़ ऑल द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये या सेंट्रल वैल्यू पे या सेंट्रल टू वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड। मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। मॉड बेसिकली फ्रेंच वर्ड मॉड, MOD मॉड से निकला है और मॉड का मतलब होता है फैशन। फैशन से मुराद वो चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड एज फैशन। और मॉड मीन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। मॉड हमारे डाटा में वो वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। अब वो एक भी हो सकती है और दो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो एक जैसी नंबर पे रिपीट हो रही हैं। तो ऐसा डाटा जिसमें एक मॉड होगा, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड या दैट डाटा इज़ कॉल्ड एज यूनी मॉडल। जिसमें दो मॉड होंगे
वो बाय मॉडल, और 2 से ज़्यादा पे मल्टी मॉडल डाटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में 3, 5, 5, 7, 8, 5, 9। अब इसमें बार बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो क्या है? 5। तो इसका एक मॉड निकल आया 5। लेकिन नीचे एग्जाम्पल में 2, 4, 4, 5, 5, 7। अब यहाँ पे बार बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो 4 भी है और 5 भी, और दोनों का नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो सेम है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा? 4 एंड 5। तो ये बाय मॉडल डाटा। लेकिन अगर इसमें इसी डाटा में अगर एक दफ़ा भी 5 ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है 4 2 टाइम्स होगा और 5 3 टाइम्स। तो फिर यहाँ पे इसका मॉड क्या हो जाएगा? 5। तो ऐसा डाटा और या ऐसी वैल्यू जो डाटा में बार बार रिपीट हो रही हो और सबसे ज़्यादा दफ़ा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? हमारा मॉड। एडवांटेजेस तो सबसे ज़्यादा ये है कि इजी है, कैलकुलेट करें आपके डाटा में सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, और क्वालिटेटिव डाटा में भी ये काम कर सकता है। अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जो क्वालिटेटिव डाटा पे हैं तो हम उसमें भी जो क्वालिटी ज़्यादा रिपीट हो रही है उसको हम अपना मॉड ले लेंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स। अब जो आउटलायर वैल्यू होती है वो डाटा में बहुत कम रिपीट हो रही होती है या बहुत कम दफ़ा आती है, तो वो तो डाटा में इन्वॉल्व ही नहीं होती मॉड लेते हुए। डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी तो मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता और कभी कभी 2 से ज़्यादा दफ़ा भी मॉड एग्जिस्ट करता है, तो मल्टीपल मॉड भी हो सकते हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स वो होती हैं वैल्यूज़ जो हमारे डाटा में हाईली या लो ऑब्जर्वेशंस, ऐसी हाई या लो ऑब्जर्वेशंस जो हमारे डाटा की रेंज से बाहर होती हैं वो आ जाती हैं। जैसे कि अगर आपके पास कुछ एज ग्रुप्स के लोग हैं जिनकी एजेस हैं 10, 11, 12, 13, 14, और एकदम से आपके डाटा में एक ऐसी एज ग्रुप रिकॉर्ड हो गया जो 80 है। तो 80 आपकी क्योंकि डाटा रेंज में नहीं आ रही, आपके पास बाकी सब जो हैं वो 10 से लेके 14 तक के हैं लोग, और आपके पास एकदम से 80 साल का बुजुर्ग शामिल हो गया, तो वो क्या है आपके डाटा में? आउटलायर। तो आउटलायर वो वैल्यू होगी जो आपके डाटा की रेंज से सडन इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। और आउटलायर का जैसे मैंने आपको बताया कि आउटलायर से ज़्यादा इफेक्ट कौन सा डाटा होता है? जब आप अरिथमेटिक मीन लेने जा रहे होते हैं। मीडियन और मॉड पे आउटलायर का इफेक्ट नहीं होता, जबकि अरिथमेटिक मीन बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होता है। जैसे हमारे पास एक डाटा है 10, 11, 12, 13, 14। इसका मीन 12 है, मीडियन 12 है, और अगर आप इसमें एक आउटलायर इन्वॉल्व कर दें 80, तो हमारे पास ये जो डाटा पहले 5 वैल्यूज़ पे था अब ये 6 वैल्यूज़ पे शिफ्ट हो गया। तो 6 वैल्यू पे शिफ्ट होने से सिर्फ इसका मीडियन पे तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपको सेंट्रल 2 वैल्यूज़ 12 और 13 का मिड पॉइंट लेना है, जो कि आपके पास मीडियन निकल रहा है 12.5। लेकिन अगर आप मीन लेने जाएं तो इन 6 वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय 6 आपका जो मीन आएगा वो है 23.33। दैट मीन्स जो आपका मीन पहले 12 था वो 10 पॉइंट्स इंक्रीज करके 23 बन गया। सो मीन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है मीडियन की निस्बत। आउटलायर का हमेशा इफेक्ट मीडियन पे कम होता है और मीन पे ज़्यादा होता है। हमें मोस्टली क्या करना होता है कि जब हमारे डाटा में आउटलायर आ जाए तो हमें पहले आउटलायर को रिमूव करना होता है, क्योंकि वो हमारे मीन को हाईली अफेक्ट करता है, मीडियन को स्लाइटली, और मोड तो नॉर्मली अफेक्ट ही नहीं होता। तो आउटलायर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस डाटा से आउटलायर को आइडेंटिफाई करके उस आउटलायर को रिमूव करना होता है। उसके मुख्तलिफ मेथड हैं, वो एडवांस स्टेजेस पे आप रीड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अभी आपको आउटलायर का इफेक्ट देखना हो तो आप आउटलायर के साथ और आउटलायर के बगैर अपना मीन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो आउटलायर को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो आउटलायर को, तो हम उसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम देखेंगे हमारे डाटा में ऐसी वैल्यू जो हमारी रेंज से या तो मच हायर होगी या मच लोअर होगी बाकी तमाम वैल्यूज़ से। दैट कैन बी एन आउटलायर, और वो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी अगर हम डाटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देख लें। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे और मैक्सिमम के बाद सेकंड मैक्सिमम देखेंगे या सेकंड मिनिमम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम में कितना फ़र्क आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मीन को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे यूज़ कर सकते हैं और मीडियन को स्क्यूड पे। तो एक क्वेश्चन रेज हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। बेसिकली बेटे डाटा को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि डाटा हमारा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले क्या होगा कि हम